नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस पहले डेली अपडेट को, जिसका शीर्षक है खेल। भारत ने श्रीलंका को हराकर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम में सीरीज में तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर वनडे में सबसे बड़ी जीत रनों से का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने ग्रीनफील्ड स्टेडियम में न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड 290 रन से को तोड़कर इतिहास रच दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम महज 22 ओवर में ही ढेर हो गई और टीम 73 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और उन्होंने सिर्फ 110 गेंदों पर नाबाद 166 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारत ने स्वदेश निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट के पास एक परीक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 10 जनवरी को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया। इसने कहा कि यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक मान्य किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.9% रह सकती है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.9% पर बरकरार रखा है। विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का वृद्धि परिदृश्य पिछले साल दिसंबर में जारी उनकी इंडिया इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट के समान ही रहा है। हालांकि इसमें कहा गया है कि अनुमानित वैश्विक मंदी के बीच भारत की विकास की गति धीमी होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में विकास वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9% होने का अनुमान है। बाद में जून के बाद 0.6% अंक कम होने का अनुमान है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों के लिए 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 4,276 करोड़ रुपए की कुल लागत से हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने खरीद भारत IDDM श्रेणी के तहत सभी 3 प्रस्तावों, भारतीय सेना के 2 और भारतीय नौसेना के 1 को मंजूरी दे दी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने दोहा में अर्जेंटीना के हाथों पेनल्टी शूटआउट में विश्व कप फाइनल में मिली हार के 3 हफ्ते बाद 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नवंबर 2008 में उरुग्वे के खिलाफ दोस्ताना मैच में 21 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण करने वाले लॉरिस विश्व कप के दौरान फ्रांस के सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बनने के बाद बाहर हो गए। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड धारक लिलियन थुरम के 142 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और फाइनल में अपना 145वां कैप हासिल किया, जिसमें फ्रांस को अतिरिक्त समय के अंत में 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय।
नासा ने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ AC चार्निया को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नामित किया। भारतीय मूल के एक अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ AC चार्निया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय में प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। नासा ने एक बयान में कहा कि अपने पद पर रहते हुए AC चार्निया 6 मिशन निदेशालयों में मिशन की जरूरतों के साथ नासा के एजेंसी व्यापी प्रौद्योगिकी निवेश को संरेखित करेंगे और अन्य संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। अरविंद मंडलोई द्वारा वरिष्ठ लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा। अरविंद मंडलोई द्वारा वरिष्ठ लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया। जावेद की पत्नी अभिनेत्री शबाना आजमी और बच्चे जोया और फरहान अख्तर पुस्तक विमोचन के मौके पर मौजूद थे। फरहान की पत्नी और अभिनेत्री शिबानी दांडेकर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। जादूनामा एक लेखक, कवि, गीतकार और राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में है। जन्म के समय जादू नाम यह जावेद साहब के पिता जानिसार अख्तर की कविता थी। लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, जो पुस्तक के नाम के पीछे की प्रेरणा थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। उत्तराखंड के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने राज्य की मूल महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए एक क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को राज्यपाल की मंजूरी के साथ उत्तराखंड राज्य अधिवास वाली महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला। महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का हृदय से आभार। यह निश्चित रूप से राज्य में महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में नामित किया गया। अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिक परिवार PHH लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY नाम दिया गया है। लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी PHH और AAY लाभार्थियों को 2023 के लिए PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्नों की सुलभता, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में NFSA 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। केंद्र ने रुपए भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023 के लिए रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आवंटन को दुगना कर 2600 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस योजना की घोषणा पहली बार वित्त वर्ष 2022 के बजट में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई थी। यह देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल का हिस्सा है। UPI ने दिसंबर 2022 में 12.82 ट्रिलियन रुपए के मूल्य के साथ 78.29 मिलियन डिजिटल भुगतान लेन देन का रिकॉर्ड हासिल किया था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।